Good afternoon, everyone. Welcome to Civil Services Study. Welcome back. प्रैक्टिस सेट नंबर 446 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें हम इकोनॉमिक्स के प्रश्नों पर। ठीक है, 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 446 तक पहुँच सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, बताइए। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों, सी। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार की निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं कौन कौन सी? खरीद करना, भंडारण करना और अनाज का परिवहन करना। और राज्य सरकारों को अनाज के बल्क आवंटन। ठीक है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी परिचालन है, जो इस प्रकार है। क्या है उसमें? गरीबी रेखा से नीचे परिवार जो है उनकी पहचान करना, राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण करना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस बजट में की गई थी, यानी किस वर्ष की गई थी, यह पूछना चाह रहा है प्रश्न। 2018 में, 16 में, 17 में या 15 में, बताइए। आयुष्मान भारत, देखिए 15 के तो बाद का है, ठीक है, 16 के भी बाद का है, 2018 का है। तो आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लागू की गई और वर्ष 2018 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना के द्वारा बीपीएल धारकों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जाएगा और योजना के तहत कमज़ोर व गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत वर्ष 2018 से लेकर 2025 तक संपूर्ण भारत को रोग मुक्त करके, ठीक है, विकास के पथ पर ले जाना है। और इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष यानी हर साल 50 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है तथा 5 लाख रुपए तक का मेडिकल बीमा कवर जो है वो देना है। ये धनराशि याद रखिए, 5 लाख रुपए तक का मेडिकल बीमा कवर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? एफसीआई नहीं है, ट्राइफेड नहीं है, नाबार्ड नहीं है, नाफेड नहीं है, तो कौन सी है फिर? यही है, ठीक है, नाफेड है, नाफेड। तो देखिए, नाफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की स्थापना हुई कब थी? 2 अक्टूबर 1958 को, 1958 को। और यह वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सरफेसी अधिनियम, सरफेसी एक्ट के प्रावधान है जो बैंकों को अपनी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए को कम करने में सक्षम बनाता है? कौन कौन से हैं? 4 दिए हैं इनमें, और चारों भी हो सकते हैं इनमें, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। पहला पढ़ते हैं, सुरक्षित लेनदार द्वारा सुरक्षा ब्याज का प्रवर्तन। ठीक है, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को गैर निष्पादित संपत्तियों का स्थानांतरण, जो तब तक उन संपत्तियों का निपटान करेगा, ठीक है, और जो है आय को प्रदर्शित करेगा। तीसरा है परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना। और चौथा है भारत के क्रेडिट सूचना ब्यूरो के तहत ग्राहकों के विश्वसनीयता ट्रैक रिकॉर्ड बनाने में बैंकों की सहायता करना। इकोनॉमिक्स थोड़ी, ठीक है, हल्का बोरिंग टाइप का कुछ सब्जेक्ट है, मतलब कुछ को इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ को बोरिंग लगता है। तो आपको पढ़ते हुए बोरियत आ रही होगी इन स्टेटमेंट में, ठीक है। इसमें पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, लेकिन पूछ ले जाते हैं 5 से 6 सवाल, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा यूपी पीसीएस के लिए भी इकोनॉमिक्स। ठीक है, 1 2 3 कर दें, चौथा वाला नहीं है। तो देखिए, सरफेसी, सरफेसी जो है 2002 में पारित एक कानून है। यह बैंकों और अन्य वित्त संस्थानों को ऋण वसूलने के लिए आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति जो है वो देता है। क्या है फुल फॉर्म सरफेसी का? द सिक्योरिटाइजेशन
एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फॉर्मेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज़ इंटरेस्ट एक्ट 2002, यानी वित्त संपत्तियों की सुरक्षा एवं पुनर्निर्माण और सिक्योरिटीज़ ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में नोट छपाई की जगह निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ है? जो करेंसी नोट छपते हैं इंडिया में वो कहाँ कहाँ छपते हैं? महाराष्ट्र के नासिक में, कर्नाटक के मैसूर में, पश्चिम बंगाल के सलबोनी में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नहीं है, और मध्य प्रदेश के देवास में। तो 1 2 3 5 है किसी ऑप्शन में? ये एलिमिनेट कर दीजिए, इसमें 5 नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। 1 2 3 5 ये बी हो जाएगा इसका आंसर। तो भारत में जो है 4 मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं जो इस प्रकार हैं: कर्नाटक के मैसूर में, पश्चिम बंगाल के सलबोनी में, महाराष्ट्र के नासिक में और मध्य प्रदेश के देवास में। इसके अलावा 4 जगह और हैं जहाँ सिक्के जो है मिंट किए जाते हैं, मतलब पिघलाए जाते हैं: कलकत्ता में, हैदराबाद में, मुंबई में, नोएडा में। तो कलकत्ता में सिक्के पिघलाए जाते हैं, ठीक है, करेंसी नोटों की छपाई नहीं होती है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, जो करेंसी नोट होते हैं उनके लिए जो पेपर लगता है वो पेपर कहाँ बनता है? वो पेपर मिल कहाँ है? तो वो है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, ठीक है। बैंक नोट्स के लिए जो है कागज़ बनाने के लिए है। और सुरक्षा पेपर मिल की स्थापना कब की गई थी इसकी? 1968 में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। देखिए, व्यवहार्यता अंतराल अनुदान VGF यह एक ऐसा अनुदान होता है जो सरकार द्वारा, ठीक है, ऐसे आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से उचित हो लेकिन उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कम हो। ऐसा अनुदान दीर्घकालीन परिपक्वता अवधि वाली परियोजनाओं को प्रदान किया जाता है। आपको बताना है कि व्यवहार्यता अंतराल अनुदान यानी VGF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, सही नहीं है। अब इन 4 में से एक पक्का गलत होगा। पहला है VGF केंद्र सरकार सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में लागू होने वाली परियोजना की पूंजीगत लागत का 20% देती है, ठीक है। 20 देती है या 10 देती है या 49% देती है। इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है और VGF के लिए पात्र क्षेत्र बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा हैं। और VGF एक बल गुणक है जिससे सरकार अपने संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाने में सक्षम बनाती है। बताइए, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रशासित की जाती है क्या VGF? ठीक है, व्यवहार्यता अंतराल अनुदान क्या है इसका? पहला वाला करेक्ट है, वित्त मंत्रालय भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। तीसरा C वाला गलत है। तो देखिए, व्यवहार्यता अंतराल अनुदान जो है ये एक ऐसा अनुदान होता है जो सरकार द्वारा ऐसे आधारभूत ढांचा परियोजना को प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से उचित हो लेकिन उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कम हो, ठीक है, यानी इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट नॉट फाइनेंशियली विएबल। ऐसा अनुदान दीर्घकालीन परिपक्वता अवधि वाली परियोजनाओं को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उचित वस्तुओं पर लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक आवश्यक वस्तु के रूप में एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कौन से पदार्थ आते हैं ये बताना है आपको, ठीक है। कागज, हैक्यार्न, उर्वरक, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, रुई और जूट के बीज। बताइए कौन कौन आता है? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है, के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। बताइए। देखिए, कागज नहीं आता, कागज एसेंशियल नहीं है। उर्वरक हैं, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद हैं, रुई और जूट बीज हैं, हैक्यार्न भी है। कागज को हम एलिमिनेट करेंगे
कागज़ से कितने कट जाएंगे, सारे के सारे एलिमिनेट हो गए तो कागज़ से एक तो सभी में 2 3 4 5। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए एसेंशियल कमोडिटी अधिनियम के तहत 7 तरह के पदार्थ जो हैं इसमें आते हैं, वो हैं दवाएं, ठीक है, उर्वरक है, फिर उर्वरक कौन सा, अकार्बनिक, कार्बनिक और मिश्रित, ठीक है, खाद्य तिलहन और तेल सहित खाद्य पदार्थ, और हाक्यान कपास से पूरी तरह से बनाया गया हो, ठीक है, हाक्यान जो कपास से पूरी तरह बनाया गया हो, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चे जूट, जूट के वस्त्र, खाद्य फसलों के बीज वे फसल और सब्जियों के बीज, मवेशियों के चारे के बीज, और क्या है, ये 7 में ही है सारे के सारे, 7 में, ठीक है, खाद्य फसलों के बीज वे फल और सब्जियों के बीज, मवेशियों के चारे के बीज, और क्या है, जूट के बीज। कागज नहीं है कहीं पर भी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब आवर्ती आधार पर उचित मूल्य दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना है। पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मिलने वाली वस्तुएं बता दीजिए कौन कौन सी हैं। क्या क्या मिलता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत? गेहूँ मिलता है, क्या, चावल, चीनी, हाँ चीनी, दाल और केरोसिन। देखिए गेहूँ चावल तो मिलता ही होगा पक्का, ठीक है। अब पहला दूसरा कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे? पहले दूसरे से तो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो चावल हो गया, गेहूँ हो गया, दाल भी ऐड कर लो इसमें, 1 2 3 भी नहीं है कोई ऑप्शन, ठीक है। चीनी भी मिलती होगी फिर, ठीक है, नहीं मिलती होगी तो केरोसिन मिलती होगी, चीनी तो मिलेगी पक्का, 1 2 3 4, ठीक है। राशन कार्ड से तो मिल जाते हैं ये सारी चीज़ें। दाल मिलती है क्या उसमें? केरोसिन ऑयल, ठीक है। तो पीडीएस में तो सभी के सभी हैं, ठीक है, चावल, दाल, गेहूँ, चीनी, केरोसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 डी। तो पीडीएस में मिलने वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, पीडीएस में मिलने वाली वस्तुएं बाजार मूल्य से कम पर गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी व अन्य आवश्यक वस्तु को यहाँ जो है बेचा जाता है, और इन्हें खरीदने के लिए एक राशन कार्ड यानी गुलाबी कार्ड होना चाहिए, ठीक है, वही चीज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से किसका मिलान सुमेलित है। भूरी क्रांति के सामने उर्वरक लिखा है, सुनहरी क्रांति के सामने तिलहन, पीली क्रांति के सामने अंडे और गोल क्रांति के सामने आलू। गोल क्रांति तो बताया होगा कई बार, गोल क्रांति आलू की, भूरी क्रांति उर्वरक की, सुनहरी क्रांति तो तिलहन उत्पादन थोड़ी है, फल उत्पादन है ना, पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन। तो पहले दूसरे को हटा दीजिए, जहाँ जहाँ 1 और 2 है वो नहीं होगा, 3 4 हो जाएगा। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है और सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन से संबंधित है। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि, कैसे सही करेगा? यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है, या फिर यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत बढ़ाता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत कम करता है, या यह विदेशी मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत बढ़ाता है, या यह घरेलू मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत कम करता है। क्या है इसका आंसर? देखिए ए सही हो जाएगा इसका। देखिए अवमूल्यन जो है एक मुद्रा और दूसरे के बीच निश्चित विनिमय दर में गिरावट का संदर्भ देता है, ठीक है। अवमूल्यन का उपयोग शेष राशि, ठीक है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, घाटे को सही करने के लिए किया जाता है, लेकिन केवल अंतिम उपाय के रूप में घरेलू अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ता है। अवमूल्यन एक शेष राशि यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे को सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में सभी विशेष वस्तुएं यानी लग्जरी गुड्स की कीमत कम करता है और घरेलू बाजार पर आयात की कीमत को बढ़ाता है, ठीक है। यानी यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा का अवमूल्यन करना। जो नाबार्ड है ना, नाबार्ड, भारत सरकार का कितना हिस्सा है उसमें बताइए? भारत सरकार की कितने हिस्सेदारी है नाबार्ड में? 55%, 51%, 99% या 75%? 55 से तो ज़्यादा है कहीं, 51% से भी ज़्यादा है, 75 से भी ज़्यादा है, 99% है।
तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, और आरबीआई ने इसमें अपने शेयर बेच दिए और अब इसमें भारत सरकार का 99% हिस्सा है। यह कृषि, एसएसआई, कॉटेज और गांव उद्योग के प्रचार के लिए क्रेडिट प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था नाबार्ड को, और यह कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? किसका है सबसे ज़्यादा? दीर्घावधि उधार का, ऑप्शन नंबर ए। तो उपरोक्त में भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा है दीर्घावधि उधार का। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। रिजर्व ट्रेंच, ठीक है, रिजर्व ट्रेंच स्थिति एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। भारतीय रिजर्व बैंक नहीं है, वर्ल्ड बैंक नहीं है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका नहीं है, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखिए, किसी सदस्य के कोटा और IMF की मुद्रा के होल्डिंग्स के बीच अंतर एक देश की रिजर्व ट्रेंच स्थिति है, याद रखना। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही है? राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण और पोलियो उन्मूलन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, PMGSY ग्रामीण सड़क परियोजना, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर। वर्ल्ड बैंक चला रहा है पहला, दूसरा, तीसरा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर में वर्ल्ड बैंक का सहायता नहीं ली गई है, वर्ल्ड बैंक से सहायता नहीं ली गई है, डी है इसका आंसर। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना भारत की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच एक योजनाबद्ध औद्योगिक विकास परियोजना है। इसमें हमने किसी की सहायता नहीं ली है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? भारत की समेकित निधि का, सार्वजनिक खाता का, या भारत की आकस्मिक निधि, या प्रधानमंत्री राहत निधि का? राष्ट्रीय लघु बचत निधि समेकित निधि का भाग नहीं है, भारत की आकस्मिक निधि का भाग नहीं है, प्रधानमंत्री राहत निधि का भाग नहीं है, यह है भारत का सार्वजनिक खाता, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, वर्ष 1999 से भारत के सार्वजनिक खाते में राष्ट्रीय लघु बचत निधि की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे ये इकोनॉमिक्स के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा कम से कम। धन्यवाद।